देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज हम लोग 4.2 पे चर्चा करेंगे। और जिसमें एक्सरसाइज 4 जो एनसीईआरटी कक्षा 10 की पुस्तक है और उसमें दो घात समीकरण के मूल ज्ञात करना। दो घात समीकरण के मूल ज्ञात करना। अब दो घात समीकरण के मूल ज्ञात करना, आज हम लोग इसी पे चर्चा करते हैं। दो घात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए तो अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा एक बात और भी आपको ध्यान देना है। ये जो मूल शब्द है ना, मूल शब्द आपका हल भी कहलाता है और शून्यक भी कहला सकता है। कहीं कहीं शून्यक भी मिल सकता है आपको, तो आपको यह ध्यान देना है। चाहे तो दो घात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए कहेगा, या तो हल ज्ञात करने के लिए कहेगा, या तो फिर शून्यक ज्ञात करने के लिए कहेगा। ये तीनों एक ही बात है। तो आइए हम लोग अब इस पर चर्चा करते हैं, हल कैसे ज्ञात करना है। तो जो एक्सरसाइज 4.2 है ना, इसमें आपको दो घात समीकरण के जो मूल ज्ञात करने हैं या हल ज्ञात करने हैं, वो आपको गुणनखंड विधि से, कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से आपको ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि से हम लोग आज सीखते हैं कि मूल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो डायरेक्ट हम लोग प्रश्नावली पे चलते हैं और वहीं पे सीखते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज जो 4.2 है, इसका पहले क्वेश्चन में 5 भाग हैं और इसका पहला भाग हम लोग चुनते हैं। तो इसमें जो दिया गया है कि x² माइनस के 3x और प्लस -10 बराबर 0। ये पहला क्वेश्चन, पहले का पहला भाग आपका यही है। तो अब हमें क्या करना है? गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, तो हमें गुणनखंड आना चाहिए। तो गुणनखंड कैसे करना है? तो आप गुणनखंड जो दो घात समीकरण है या दो घात बहुपद है, तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपका है सर संख्या द्वारा। अगर कोई सर संख्या, दो घात सर संख्या अगर लगती है तो हम उसको लगा सकते हैं। गुणनखंड हम जो है दो घात सर के लिए दो घात सर संख्याओं का मदद ले सकते हैं, या तो मध्यपद को बांटकर, मध्य पद को बंटवारा करके, मध्य पद को बांटकर इसके द्वारा कर सकते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पे जो दो घात समीकरण लिखा गया है, इसमें अगर हम देखते हैं तो पहला पद तो x² है, इसे हम a² के तरह देख सकते हैं। और ये अंतिम पद जो है आपका, और ये दूसरा तीसरा पद, ये b² के जैसा नहीं, ताकि 10 किसी का स्क्वायर होता नहीं है तो हम b² सोचेंगे नहीं। और यहाँ 3x लिखा है, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता, तो इसके लिए भी हम नहीं सोचेंगे। जब स्क्वायर बनेगा, मतलब दो घात का पद बनेगा, तभी हम सरसंख्या सोच सकते हैं। तो सरसंख्या इसमें नहीं लागू होगी। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो होता है वो क्या होता है? मध्य पद को बांट करके हम लोग करेंगे। तो मध्य पद को बांटने के लिए तरीका क्या होता है कि अंतिम अचर पद, अगर x² बेटा अकेले है, x² अगर आपका अकेले है, तो हमें अंतिम अचर पद का ही ध्यान देना है। तो अंतिम अचर पद हमारे पास क्या है? -10 है। तो 10 का हम लोग खंड करें, 10 का खंड क्या हो सकता है? आप सोचे फटाफट। 1 गुणे 10 हो सकता है, 1 धामा 10 होता है, और 2 गुणे 5 हो सकता है, 2 पंजे 10 हो सकता है। अब इसी को 5 गुणे 2 भी कह सकते हो, 2 गुणे 5 भी कह सकते हो। लेकिन अब हम इन दोनों में से कौन सा चुने? तो आप यहाँ देखिए, जो 10 दिया गया है अचर पद, उसका चिन्ह कौन सा है? चिन्ह माइनस है। तो माइनस आपका चिन्ह है, तो माइनस के कारण हमें इसे घटा कर लाना है। तो इन खंडों में से ऐसे खंड चुनिए जिससे ये घटाने पे आ जाए। कब घटाना है? जब अंतिम अचर पद क्या होगा? माइनस होगा, तभी घटा के लाना है। तो घटाने पे 10 में से 1 जाएगा तो आपका 9 आएगा। तो हमें तो 3 चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता। तो हम किस पर जाएंगे? 2 और 5 पे जाएंगे। तो 2 और 5 पे करते हैं, तो हम क्या करेंगे? अब देखिए, 2 - 5 कर देते हैं तो हमें -3 मिलता है। तो सीधा सीधा 2 के साथ x और 5 के साथ x लेते थे, -3x हो जाता। और हमें तो यही चाहिए, तो हम इसका खंड कर देते हैं। मध्य पद को किसमें बांटेंगे? 2x प्लस का -5x। तो कहाँ से आया? ये भी हमने बताया, 10 के खंड गुणनखंड से आया है। तो x² माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे? 5x और प्लस का 2x, और ये -10 बराबर 0। तो अब आप देखिए, ये जो मध्य पद हमारे पास -3 था, इसको हमने दो पदों में बांट दिया। यही तो है मध्य पदों का बांटना। तो मध्य पद हमने क्या था? मध्य पद हमारे पास -3 था, तो -3 को हमने किस में बांट दिया? -5 और प्लस 2 में। और ये आया कहाँ से? 10 के खंड से आया। 10 के खंड से आया है 2 और 5।
तो अब यहाँ पे हम कर सकते हैं, तो अब देखिए पहले दो पद में गुणनखंड कॉमन कराएंगे, उभयनिष्ठ पद लेंगे, तो उभयनिष्ठ पद इन दोनों में क्या चुनेंगे, तो यहाँ x है, यहाँ x की एक घात, यहाँ दो घात, तो छोटी घात कॉमन। अब तो ये समझते हो, तो छोटी घात अगर हम बाहर कर लेंगे, x की एक घात बाहर करेंगे तो यहाँ x की एक घात बचती है और ये -5 बच जाता है। अब अगले दो पद में ऐसे ही हम सोचेंगे, तो यहाँ 2x है, यहाँ -10 है, तो अब x तो कॉमन हो नहीं सकता, तो यहाँ 2 है, 10 है, तो मासा संख्या क्या आएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, प्लस का 2, तो यहाँ क्या बचता है x, और -2 से 10 काटते हो तो 5। आपको ध्यान ये देना होता है, जो पहले कोष्टक में आता है, पहले वाले ब्रैकेट में जो बचेगा वही दूसरे में भी चाहिए आपको, बराबर 0। अब देखिए आप, अब इन दोनों में हमारे पास दो पद हैं, जब हमने उभयनिष्ठ 4 पदों में करा दिया तो 2 पद हमारे पास बचे। अब इन दोनों में क्या चीज उभयनिष्ठ है, कॉमन क्या दिख रहा है, x -5, तो x -5 हम कॉमन कराएंगे, तो x -5 जब कॉमन हुआ तो यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ से x बच गया प्लस 2 बच गया बराबर 0। तो अब आप ये देखिए कि गुणनखंड हमें मिल गया, ये जो पद दिया था आपके बाईं ओर, इसका गुणनखंड आ गया। अब गुणनखंड आ गया तो अभी हम मूल पे काम करना है, शून्य पे काम करना है या हल पे काम करना है, तो वो कैसे किया जाएगा, तो आपका मूल कैसे आएगा, ये जो खंड प्राप्त है, जो खंड प्राप्त है इनकी हम तुलना करा देंगे 0 के साथ, सिंपल सा है, बड़ा आसान तरीके से, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं। आप x -5 इसलिए का साइन दे सकते हो या जब लिख सकते हो, यहाँ आप इसलिए या फिर जब भी लिखा जा सकता है, तो इसलिए जब x -5 बराबर 0 हम कराते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 5, पक्षांतर होके +5, तो देखो x का एक मान ये आ गया। अब दूसरा आपका x +2 है, तो इसकी भी तुलना हम 0 के साथ कराएंगे, तो दूसरे खंड x +2 और यहाँ हम तथा कर देंगे, तथा x +2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2। तो इस तरीके से हमें समीकरण के ये x के 2 मान आ गए, और ये जो x के मान है यही समीकरण के मूल है या हल है या तो शून्यक है। तो अतः समीकरण के दो मूल 5 और -2 है, -2 है, ये आपका आंसर। समझ में आया आपको, बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गुणनखंड हम लोग करेंगे, पहला काम आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, गुणनखंड की प्राप्ति, और गुणनखंड की जब प्राप्ति हो जाएगी तो आप क्या करोगे, अलग अलग जो गुणनखंड होंगे उनकी तुलना हम क्या कराएंगे, 0 के साथ। तो जब 0 के साथ उनको लिखेंगे तो x का मान निकालना है, जो भी x है, और जो भी चर है x है यहाँ पर है, तो x का मान हमें निकालना है, वही जो x के मान आते हैं वही हमारे क्या होते हैं, मूल होते हैं, और दूसरी भाषा में क्या होते हैं, हल होते हैं या शून्यक होते हैं। तो इस तरीके से आपका हो गया। तो ये पहला प्रश्न का जो पहला वाला भाग था वह हमने हल किया, आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हम पहले का दूसरा भाग लेते हैं। दूसरा जो हमें समीकरण दिया गया है, आप देख सकते हैं 2x² + 1x - 6 बराबर 0 है, तो इसका भी हमें गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना है। तो आपको हमने पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि कैसे पहले प्रश्न को हल किया गया। तो आपका पहला क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे गुणनखंड करनी है, तो जो भी पद दिए गए हैं उनका गुणनखंड होना चाहिए। अब गुणनखंड करने के लिए हमने बताया आप 2 तरीके सोच सकते हो, या तो सरसंख्या द्वारा या मध्य पदों को बांटकर। तो सरसंख्या कब लागू होगी, यदि दिया गया पद जो आपका समीकरण है वह 2 घात सरसंख्याओं की तरह बन सकता है तो आप सरसंख्या लागू करोगे, नहीं तो फिर मध्य पदों को बांटकर करोगे। एक बात आपको यहाँ पर ध्यान देने की ये है कि आपका 2 घात समीकरण जो होता है, जो 2 घात समीकरण होता है उसके 2 मूल होते हैं। हमने यहाँ लिखा, पहले सवाल में हमने करके दिखाया कि यहाँ पे हमने लिखा है 2 मूल। तो आपको ये ध्यान देना है कि समीकरण 2 घात समीकरण के 2 मूल या 2 हल होते हैं। जितने घात वाला समीकरण होता है उतना हल होता है उसका। तो आप यहाँ पर देखिए कि 2 घात समीकरण हम हल कर रहे हैं तो उसके कितने हल हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, जो भी चर प्रयोग किया गया है। तो ऐसे यहाँ पर भी समीकरण के 2 मूल आएंगे। अब आप देखिए यहाँ पे +5 - 2, आइए इसको करके देखते हैं। अब ये जो पद दिया गया हुआ कैसा है, तो यहाँ पर देखें x² के साथ 2 लिखा गया है और अंतिम अचर पद -6 है। तो ऐसे प्रश्नों का हल करने के लिए, गुणनखंड करने के लिए हम क्या सोचते हैं, सबसे पहले जब x² के साथ जो भी गुणांक है उस आगे वाले पद का अंतिम वाले पद के साथ गुणा करा लो।
तो इस 2 का गुणा जो है 6 के साथ होगा तो 12 आ जाएगा। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, अब ये 12 कैसा है, चिन्ह के साथ आप पढ़ोगे तो अंतिम में हमें क्या है, -2 5 6 है और यहाँ +2 है, तो जब गुणा कराए तो -12 आया। अब ये -12 आया, तो अब पहले 12 का खंड कर डालो, तो 12 का खंड हमें एक तो 1 गुणे 12 मिल जाता है, और दूसरा 2 गुणे 6 मिल जाता है, तीसरा 3 गुणे 4 मिल जाता है। तो इस तरीके से ये सारे 12 के खंड हैं। लेकिन अब इसमें से हम चुनेंगे, कौन सा चुनेंगे, तो हमें देखना है ये 12 जो आया था वो कैसा था, माइनस था। तो मध्य में आप देखिए जो बीच वाला पद है, यहाँ x के साथ कितनी संख्या लिखी गई है, एक लिखी है। जब कुछ नहीं लिखा होता है तो वहाँ 1 पढ़ा जाता है, तो यहाँ 1x लिखा है। आप इसको क्या पढ़ोगे, हमने x लिख दिया, ये कई x लिखा, 1x लिखा है, सीधी सी बात है। तो 1x यहाँ पर है, तो 1x हम कहाँ से ढूंढेंगे, 1 आना चाहिए और घटाने पर 1 आना चाहिए। तो 12 में से 1 जाएगा तो 11 आ जाएगा, तो ये वाला तो हो नहीं सकता। मैं गुणनखंड भी सिखा दे रहा हूँ। वैसे तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे, गुणनखंड डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन गुणनखंड किया कैसे जाता है हम ये भी बता रहे हैं आपको। तो गुणनखंड करने के लिए हमने आपको बताया कि ये गुणा कराने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई है हमें 12 मिली है। अब 12 के साथ इस चिन्ह को भी रख लो तो -12 मिला है। जब माइनस का हो जाता है तो ये बीच वाला पद हमें घटा कर लाना होता है, और जब प्लस का होता है अंतिम पद तो बीच वाला पद जोड़ कर लाना होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि माइनस का 12 है, तो घटा करके हमें बीच वाला पद बचाना है, यहाँ का गुणांक। तो 1 हमें बचना चाहिए, तो 1 कब आ जाएगा, तो 12 में से 1 जाएगा तो 11 आ जाएगा, तो ये वाला नहीं हो सकता। 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ गया, 4 - 3 बराबर 1 आ गया, तो ये वाला हो जाएगा। अब देखिए यहाँ का जो चिन्ह है वो अभी कैसे आएगा, तो +1 है, तो यहाँ पे क्या बचा है आप बताइए, यहाँ क्या है, +1 है ना। जब +1 है तो हमें यही चुन लेना है। अब इसी के साथ x लगा दो, 4x में से 3x गया तो 1x बचा, 1 लिखे अथवा ना लिखे तो 1x बच गया। तो यही चीज हमें जो 1x है उसी को बांट देना है। कैसे बांटने हैं, 4 - 3 में बांट देना है। तो आइए 4 - 3 में बांट देते हैं, तो 2x² और ये +1x जो था उसे हम क्या करेंगे, +4x - 3x में बांटेंगे। ये बांटा हमने, कहाँ से बांटा, वो बगल में हमने सोच लिया। और ये विचार करना है आपको, यही चीज सीखना है। और ये -6 बराबर 0 हमने लिख दिया। सिर्फ बीच वाले पद को बांटते हैं और अगल बगल के जो पद है, पहला पद अंतिम पद, उसको ऐसे रख देते हैं। अब हमारे पास कितने पद बन गए, 4 पद हो गए। कितने पद हुए, 4 पद हो गए। तो 4 पद में हम लोग क्या करेंगे, 4 पद में 2-2 पद का जोड़ा बना करके उभयनिष्ठ पद देखेंगे, तभी तो गुणनखंड आएगा। तो अब यहाँ देखें 2x² है और कितना है भैया, 4x है। तो 4x है, 2x है, तो इसमें दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2x। कितना कॉमन दिख रहा है, 2x। बहुत बढ़िया। तो 2x आप देख लीजिए, तो यहाँ 2x कॉमन कराएंगे। तो 2x जब कॉमन हो जाएगा तो 2 से 2 कट गया, x की 1 घात भी कट गई, तो यहाँ क्या बचा, x की 1 घात बच गई। अब यहाँ पे प्लस को प्लस लिख देते हैं, 2 से 4 काट दो, 2 4 में से 2 निकाल लिया तो 2 बच गया। x तो निकल गया, तो यहाँ x +2। अभी हमने पहले क्वेश्चन में बताया जो पहले कोष्टक में आना चाहिए वही दूसरे में भी बचना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ से केवल x चाहिए आपको, तो -3 फालतू पड़ा है। तो -3 जब फिजूल का पड़ा है तो यही -3 ले लीजिए। या दूसरा तरीका आप क्या सोचोगे, दूसरा तरीका आप सोचोगे कि यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो 3 6 किससे कटेगा, 3 से ही कटेगा। मासा संख्या लिया जाता है, 3 और 6 का मासा क्या होता है, 3 होता है। तो 3 हम यहाँ पे कॉमन करा लेते हैं, तो 3 से 3 कट गया, तो कितना बचा, x बच गया। अब ये माइनस से माइनस काटा तो हमने प्लस बचाया, 3 से 6 काटोगे तो कितनी बार, 2 बार बचा, तो बराबर 0। अब हमारे पास ये 2 पद कॉमन कराइए जल्दी से, तो कितना बचेगा, x +2 कॉमन आया, तो यहाँ से 2x - 3 बचा बराबर 0। अब गुणनखंड आ गया पहले के तरह। आप बताइए अब क्या करेंगे आप, अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो प्राप्त गुणनखंड है ना, यही का तुलना करा देंगे, किसके साथ, 0 के साथ कराइए तुलना। तो इसलिए जब x + 2 बराबर 0 हो जाता है तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक पद तो ये आ गया, एक हल हो गया। अब दूसरा तथा करके हम दूसरा पद देख लेते हैं। तो 2x - 3 दूसरा गुणनखंड हमने ले लिया, दूसरा गुणनखंड बराबर 0। तो दूसरे गुणनखंड की तुलना
गुना 0 के साथ तो क्या हो जाएगा 2x, ये +3 इधर गया -3। अब ये 2 कहाँ जाएगा, 2 खत्म करना है तो हमें उस उधर बटे में लेके भागना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। ये 2 का भाग देने पर दोनों ओर, यहाँ से 2 का भाग करोगे 2 से 2 कट गया तो x बचा, यहाँ 3 का 2 से भाग कराओगे तो 3/2 ही हो गया। तो ये भी एक x का मान आ गया और यही समीकरण का हल है। तो हम क्या कर पाएंगे, अतः समीकरण के दो मूल कितने हैं, -2 और 3/2 है। ये आपका आंसर समझ में आया, बिल्कुल एकदम आसान सा है, ऐसे करना है आपको। तो देखिए हमने ये पहले खंड के 3 क्वेश्चन जो बचे हैं वो हमने तीसरा, चौथा और 5वां नोट कर दिया है। आइए तीसरा हल करते हैं। देखिए मजेदार क्वेश्चन है आपका। तीसरा प्रश्न जो है कैसे दिया गया है, रूट के साथ संख्या दी गई है, वास्तविक संख्या के साथ द्विघात समीकरण बना दिया गया है, तो इसमें बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन हमारे अनुसार तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमने जो तरीका बताया गुणनखंड का वही आप लागू कीजिए बस। तो यहाँ देखिए x² के साथ √2 का गुणा है और यहाँ अंतिम अचर पद 5√2 है। तो हमने कहा पहले और अंतिम का गुणा कराओ। अभी हमने सिखाया जब x² का गुणांक कुछ दिखे एक के अलावा तो वहाँ पहले पद के गुणांक x² के गुणांक और अंतिम अचर पद का गुणा कराओ। तो यहाँ गुणा कराने जाते हैं तो √2 का गुणा किसके साथ होगा, 5√2 के साथ। अब रूट का गुणा बड़ा आसान, क्या दिक्कत है इसमें। अब आप देखिए यहाँ हम 5 को ऐसे लिख देते हैं गुणे √2 का गुणा। जब रूट में 2 समान पद होते हैं तो उनका गुणा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के कितना बन गया, 10। अब इसका चिन्हवा तो देख लीजिए, यहाँ क्या है, प्लस है। अब आपको ध्यान देना है, प्लस का 10 आया है तो 10 का अब हम खंड करेंगे। 10 का खंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 हो जाएगा और 1 गुणे 10 हो जाएगा। 2 गुणे 5 1 गुणे 10 ये 2 खंड आए। अब हमको जोड़ करके कितना लाना है, अंतिम में अगर हमने बताया कि अंतिम में ये प्लस है तो बीच के जोड़ के लाना है, बीच वाला पद। तो जोड़ने पे हमें 7 चाहिए, तो इन दोनों खंडों में तुम खुद बताओ भैया। पहला वाला 2 गुणे 5 वाला, ठीक है ना। तो 2 गुणे 5, 2 + 5, हम 2 + 5 कर लेते हैं तो 7 आ गया, जोड़ दीजिए। तो अब यही बीच वाला जो पद 7 है ना, तो इसी को हमें क्या करना है, 2x + 5x में तोड़ देना है, 7x का बंटवारा हो गया। तो बड़े सिंपल सा। अब यहाँ पे देखिए √2x² और ये जो +7x था उसका हम क्या लिख देंगे, +2x + 5x लिख देंगे। अब ये +5 √2 अंतिम पद तो ऐसे उतार देंगे, लिख दिया हमने, बिल्कुल एकदम से कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर दोनों पद में, पहले 2 पद में कॉमन का कराएं। अब यहीं पे समस्या बच्चों को आ जाती है, लेकिन आपको समस्या नहीं लेना है, हम बताते हैं एकदम झन्नाटेदार तैयार कीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए √2 है और यहाँ का है 2 है। तो 2 में आप देखें 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणे √2, अभी हमने कराया था ना, यहाँ पे √2 का गुणा कितना हुआ था, 2 बना था। ये वाला 5 हमने ऐसे लिख दिया। तो जब √2 बन सकता है तो 2 में क्या हो गया, √2 हो सकता है। तो अब आप देखिए कि जो 2 लिखा है इसमें क्या है, 2 बार √2 है। तो आप देखें यहाँ भी √2 और इस 2 में भी 2 बार √2 है, तो वह √2 कॉमन कर लेंगे और साथ में x भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ √2 से √2 कटा और x की एक घात कटी, एक घात बच गई। और ये प्लस, अब देखें यहाँ 2 में कई बार √2 है, 2 बार है, तो 1 बार चला गया तो कितना आएगा, 1 बार बच गया, तो 1 बार वही √2 लिख देंगे। अब यहाँ तो सीधे दिख रहा, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, यही +5 कॉमन कर लीजिए। अब ये 5 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ से x बच जाएगा, प्लस ये 5 कटा √2 बच गया, बराबर 0। सिंपल सा, कोनो दिक्कत नहीं। अब देखिए x + √2, अभी दोनों पद में कॉमन करा रहे हैं ना, तो x + √2 कॉमन, तो यहाँ बचा क्या, √2x + 5 बराबर 0 बच गया। तो अब आप देखिए गुणनखंड प्राप्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं, रूट का हो या कहीं से भी। हमने जो तरीका बताया ऐसे आपको सोचना है, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो आप देखिए, इसलिए हम पहले खंड की तुलना 0 से करा देंगे, तो x प्लस रूट 2 बराबर 0। तो x बराबर रूट 2 का पक्षांतर होगा तो इधर माइनस रूट 2, तथा दूसरा वाला जो हमारा समीकरण गुणनखंड है वो कितना है, रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। तो रूट 2x बराबर माइनस का 5। अब ये रूट 2 कहाँ जाएगा, बटे में चला जाएगा, इधर गुणे में माना जाएगा, तो ये काटेंगे हम, रूट 2 उधर जाएगा, तो x बराबर -5 बटे रूट 2। गुणे वाला पद का पक्षांतर भाग में होता है, सीधी सी बात है। अब आप देखिए, हमें जो x के 2 मान प्राप्त हो गए, और यही क्या है, समीकरण के मूल है। तो अतः समीकरण के दो मूल माइनस रूट 2 और -5 बटे रूट 2 है, ये आपका आंसर। बिल्कुल आराम से। अब देखिए, हमने आपको बताया था, थोड़ा सा आपका टेस्ट करते हैं। आप बताइए, ये मूल को और क्या कह सकते हैं, शून्य क्या हल भी कहा जा सकता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सवाल जो पूछा जाता है, कभी कभी मूल ना कह के आपको कह देता है समीकरण के हल ज्ञात कीजिए, तो जब समीकरण का हल कह देता है तो आपको भ्रमित नहीं होना है। समीकरण का हल भी वही होता है जो मूल होता है, अर्थात x के मान ज्ञात करने होते हैं, जो x के मान आएंगे वही। और द्विघात समीकरण है तो हमने बताया कई मूल हो सकते हैं। द्विघात समीकरण में कितने मूल हो सकते हैं, 2 मूल हो सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, 2 मूल बताइए, आप 2 मूल ज्ञात करोगे, ठीक है। अब देखिए, हम अगले प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। इसका चौथा भाग है, वो हमने पहले से लिख रखा है, तो उसका चौथा भाग हमारा क्या है, नोट करते हैं। तो 2x² माइनस का x प्लस 1/8 बराबर 0। अब देखें, यहाँ पे हम 2 और 8 का गुणा कैसे कराएं, 1/8 है उसका गुणा कराएं। तो भैया इसमें सीधी सी बात है, हम बताते हैं आपको, दिक्कत नहीं लेना है। पहले ही जो 8 है ना, इसको खत्म करो। तो ये खत्म कब होगा, ये गायब कैसे हो जाए, ये खत्म हो जाए। खत्म कैसे होगा, तो इसमें अगर ऊपर 8 का गुणा हो जाए तो 8 से 8 कट जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों पक्षों में, एक पक्ष में नहीं करना है, दोनों पक्षों में 8 का गुणा करने पर, तो यहां हम लिख देते हैं दोनों पक्षों में 8 का गुणा करने पर। तो 8 का गुणा करा लीजिए, 2 का जब इसमें गुणा होगा पहले पद में 8 का, तो 8 दूनी 16x² बना, और माइनस 8x हो जाएगा। और यहाँ जब 8 का गुणा होगा तो 1 बचेगा बराबर, इधर आ जाओ, तो 0 में जब 8 का गुणा होगा तो 0 ही रह जाएगा। 0 का गुणा किसी के साथ 0 ही रहता है, ठीक है। तो अब देखिए, आपका समीकरण इस रूप में हो गया। तो अब यहाँ देखिए, हम क्या करेंगे, 16 और 1 का गुणा कराएंगे। आपको देखिए, हमने बताया था मध्य पदों को बांटिए या तो फिर सरसंख्या द्वारा। तो यहाँ हम बच्चे आपको बताए दे कि ये सरसंख्या भी लागू हो सकती है। तो आइए वैसे कर लेते हैं, सरसंख्या मध्य पदों को बांटकर, तो हमने किया 2-3 सवाल। अब देखिए, सरसंख्या द्वारा हो सकता है, जब ऐसे पद बना, कैसे सरसंख्या, ये देखिए, ये जो पहला पद है ये a² बना लो, ये दिख रहा है a²। तो ये 16 वर्ग होता है ना, किसी का, किसका वर्ग होता है, 4 का होता है। तो 4 का वर्ग होता है, तो 4 के साथ साथ x का वर्ग हमने ये बना लिया a²। अब ये बीच वाला पद अभी हम छोड़ देते हैं, अंतिम वाला पद हमारा क्या है, 1 है, तो ये 1 क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर बना। तो अब हम इसको a की तरह देखें और ये b की तरह देखें, तो ये हो गया a² और ये प्लस b²। अब बीच में आप चिन्ह का ध्यान दें, कितना है, माइनस है। तो जब माइनस है तो हम यहाँ माइनस ले लेंगे और 2 ले लेंगे, ठीक है। अब गुणा a की जगह कितना है, 4x, गुणा b की जगह कितना है, 1 है। तो ये देखिए, आप चेक कर लें इसको, तो ये 4x का स्क्वायर 16x², 1 का वर्ग कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब ये का थोड़ा सा चेक कीजिए, 2 चेक 8 1 कम 8x, तो -8x बनाना, बराबर ऐसे 0 कर दिए।
तो अब आप यहाँ देख लीजिए कि ये कैसे बन गया। ये बन गया दो घात सर संख्या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसका खंड क्या होता है? इसका खंड होता है ए माइनस बी गुणे ए माइनस बी, या तो फिर इसको हमने बताया कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये जब ऐसे बन गया, सरसंख्या लागू हो गई, तो सरसंख्या के साथ हम कर देंगे। तो अब सरसंख्या के जैसे इसको हम पढ़े ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप ध्यान दे लीजिए, ये हमारा ए बना है, ये बी बना है, ये माइनस 2ab बना है, तो इसके जैसे बन गया। जब इसके जैसा हो गया, आप ऐसा देखेंगे, आप भी देखो, हमने देखा कि देखिए 16x स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर किसी का वर्ग हो सकता है। जब वर्ग होगा तो हम करेंगे, वर्ग होता है तो वही करके देख लेते हैं, बनता है काम तो बनेगा, नहीं तो फिर हम तो मध्य पदों को बांटकर कर ही लेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर ये बन गया कि 4x, इसके जैसा तोड़ दीजिए, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी गुणे ए माइनस बी, तो 4x माइनस 1, भाई ए की जगह का है 4x, बी की जगह का है 1 है, तो ए माइनस बी, फिर गुणे ए माइनस बी, तो 4x माइनस बी की जगह फिर से 1 बराबर बी, तो द्विखंड प्राप्त हुआ ना। तो पहला खंड का है 4x माइनस 1, दूसरा खंड क्या है? वही है। हम इसको होल स्क्वायर भी लिख सकते थे, लेकिन हमें द्विमूल ज्ञात करना है। द्विमूल ज्ञात करना है तो दोनों हम ज्ञात करेंगे, जब द्विखंड रहेगा तभी तो द्विमूल आएगा। तो आइए, इसलिए जब पहला खंड 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो गया। तो x बराबर कितना हुआ? 1/4। तो ये पहला मूल आ गया। तथा हम दूसरा भी कर लेते हैं यहीं पे, दूसरा वाला कि 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? प्लस 1, तो x बराबर कितना हो गया? 1/4। तो ये देखिए दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो समीकरण, द्विघात समीकरण के द्विमूल बराबर भी हो सकते हैं, तो हम इसको लिख देंगे उसी पद में, हम वैसे जवाब भी दे देंगे। अतः समीकरण के दो समान मूल लिख दें या बराबर मूल, समान मूल हो गए, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया, कितना है? 1/4 तथा 1/4। ये आपका समझ में आया? बिल्कुल ऐसे किया जा सकता है। अगर सरसंख्या लगती है तो लगा दीजिए, गुणनखंड से हम बच जाएंगे मध्य पदों का बांटना। अब हमारे पास आखिरी प्रश्न है, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, तो आइए देख लेते हैं उसको भी। अब देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5वां वाला खंड है, दिया गया है 100x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस 1 बराबर 0। चलिए सोच के देखें। आप ये देखिए, ये किसी का वर्ग है का? सब किसी का वर्ग होता है, 10 का वर्ग होता है, तो 10 का वर्ग सोच लिए। अब अंतिम पदा में ये भी देखिए, द्विपद में ये जो 1 है, ये भी अपने आप का वर्ग होगा, 1 का वर्ग होगा, तो इसमें सरसंख्या लागू हो सकती है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आप कि इसको हमने बना दिया 10x का स्क्वायर, और ये कैसे बन गया? ए स्क्वायर के रूप में। अब ये अंतिम वाला जो 1 है, इसको हमने बना दिया 1 का वर्ग। अब हमारे पास ए के रूप में ये है और बी के रूप में ये है। अब बीच में देखिए क्या है? माइनस है। तो जब माइनस है तो -2 लियो, अगर प्लस होता तो +2 लेते, तो -2 ले लिया हमने, गुणे ए की जगह क्या रखेंगे? 10x, गुणे बी की जगह 1। अब इसको चेक कर डालो, इसको चेक कीजिए कि ये चेंज तो नहीं हुआ। 2 दहमा 10, 2 दहमा 20, 20 एक 20 और x लगा है, तो ये हो गया 10 का वर्ग 100x स्क्वायर, ये 1 का वर्ग 1 होगा ये, तो इसमें सरसंख्या लागू हो गई। और कैसी सरसंख्या लागू हो गई? आपकी ये वाली सरसंख्या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर खंड क्या होगा? a माइनस बी, और a माइनस बी का खंड होगा। तो a की जगह हमारा क्या है? 10x माइनस बी की जगह 1, और a की जगह फिर से 10x माइनस बी की जगह 1 बराबर 0। तो गुणनखंड आसानी से आ गया है। और यहाँ सरसंख्या, दो घात सरसंख्या जब लगे तो आप कर लेंगे, दो घात सरसंख्या। अब एक तो हमने ये लिख दिया है,
दूसरी क्या हो सकती है? दूसरी आपकी हो सकती है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसका भी खंड हो सकता है जब ये लागू हो तो इसको करिए, इसके बराबर होता है ए प्लस बी गुणे ए प्लस बी होता है। और तीसरी क्या हो सकती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब दो पद हो और ऐसे बने वर्गांतर वाली सरसंख्या, दो घात की सरसंख्या, तो इसका खंड होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो आप जो लगे वही लगाइए। तो यहाँ माइनस बिचवा में है तो हम माइनस वाला लगा दिए, यहाँ पे जो -20 था तो इसलिए -2 से सोचे हैं तो ये कर लिए। अब क्या करेंगे? गुणनखंड तो प्राप्त है, तब हम क्या करेंगे? 0 के साथ तुलना कर देंगे। तो आइए कर लेते हैं। तो 10x, इसलिए जब 10x - 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1 का पक्षांतर हुआ, इधर गया तो क्या हुआ? +1। तो x बराबर ये 10 का पक्षांतर होगा, ये 10 काटिए, यहाँ से हटाइए तो कहाँ चला जाएगा? उधर बटे में भाग जाएगा, गुणे वाला। तो एक ये हो गया। अब दूसरा तथा करके लिख लेते हैं कि तथा हमारा जो दूसरा है वो क्या है? 10x - 1 बराबर 0 है, तो 10x बराबर -1 इधर आया +1, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1/10। तो ये देखिए फिर से इसमें दो समान मूल आए, तो हम ऐसे उत्तर भी लिख देंगे। अतः समीकरण के दो समान मूल, जब समान आ जाए तो समान बताइए। समान मूल कितना है? 1/10 और 1/10 है। ये आपका समझ में आया? तो देखें आज की क्लास बस इतना ही। हम लोग देखेंगे 4.2 का पहला एक्सरसाइज का जो था 4.2 पहले क्वेश्चन के 5 खंड हल कर लिए। अब आगे के जो प्रश्न है 4.2 हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आप लोग कर लेंगे तो इसको आप दोहराएंगे, ठीक है।